देखिए तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा संवैधानिक सिद्धांत क्या था। लीजिए हो गया, खुल गया ओपन, ठीक है। मतलब कि विदेश संबंध से संबंधित हमारी संवैधानिक सिद्धांत क्या थी। हमारा संविधान क्या कहता था। तुम यहाँ बैठ जाओ, इस साइड आकर। मैंने तुमको कुछ कहा नहीं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है, आर्टिकल 51 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आर्टिकल 36 से 51 तक जो सारे के सारे आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो चीज है जो मैंडेटरी नहीं होता। मतलब कि आप अगर सरकार उसके हिसाब से काम नहीं करती तो आप उसको उस बेसिस पे सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकते या PIL नहीं लगा सकते, केस नहीं कर सकते कि हमारी जो गवर्नमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से काम होता है। अब मान लो बेटा आपको कोई सलाह दे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस सलाह को मानो या ना मानो। हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि सरकार जो भी काम करेगी तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगी, उसको प्रमोट करेगी। के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के हवाले में कहा गया कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, उस बॉक्स को देखना 66 पर, पेज टर्न पेज, हाँ वो वाला बॉक्स देखो, फर्स्ट पॉइंट ए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो पीस है और जो सिक्योरिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। न्याय संगत जुडिशियल और सम्मानपूर्ण मतलब कि रिस्पेक्टेबल, ठीक है। उनके बीच में संबंध ऐसे होंगे कि जिसमें किसी भी के साथ अन्याय नहीं हो, अनजस्टिस ना हो, और साथ ही साथ उसमें क्या हो कि हर देश एक दूसरे का सम्मान करे। अगर अमेरिका बेशक हमसे बड़ा है, ज्यादा डेवलप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम लोगों को किसी भी तरह से अपमानित कर सकता है या नीचा दिखा सकता है। विदेश संबंध ऐसा हो जिसमें दोनों देशों का बराबर सम्मान हो। अगर हम भूटान से या नेपाल जैसे छोटे देश से भी अपना विदेश संबंध रखते हैं, फॉरेन रिलेशन रखते हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हम उसका भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना अमेरिका का करते हैं। हम भूटान का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि रसिया का करते हैं, और करना है हमको। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है आर्टिकल 51 में। संगठित लोगों के एक समूह से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स है, अब ऑर्गेनाइज्ड पीपल मतलब कि एज ए कंट्री हमारी गवर्नमेंट ने अगर यूनाइटेड नेशन में एक समझौता किया है और उस संधि के तहत यहाँ पर हर गरीब लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा, लड़कियों को या औरतों को ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, और क्या कहते हैं इसमें जो गरीब हैं उनको क्या कहते हैं फ्री एंड बेसिक एजुकेशन मिलेगा। आपको पता है ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही नहीं है। हमने जो मिलेनियम गोल को साइन किया है, 30 मिलेनियम गोल है यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, सहस्राब्दी लक्ष्य कहा जाता है उसको। मतलब 100 सालों में हमको उन टारगेट्स को, गोल्स को फुलफिल करना है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के एज अ मेंबर हैं, इसलिए जैसे सब देश कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। तो उस देश के सिटीजन होने के कारण हमें अपने देश की सरकार ने जो समझौता किया है उसका सम्मान करना। ये नहीं कि देश ने जाकर यूनाइटेड नेशन में समझौता किया और हम यहाँ झंडा बुलंद करके उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो आप देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को। अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। हम लोग ऐसी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति बनाएंगे जिसमें कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय मामला हो और हमें मौका मिले कि बीच में जा करके उनके बीच में सुलह कराना या कोई भी तरह से रेजोल्यूशन लेकर के आना, तो हम करेंगे ताकि वर्ल्ड पीस बना रहे।
हमारी फॉरेन पॉलिसी विश्व की या वर्ल्ड की पीस के लिए या शांति के लिए, ना कि केवल अपने फायदे के लिए। तो 1950 और 1960 के डिकेड में वर्ल्ड पॉलिटी में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल नहीं थे, वो सब तो है ही। अब आपको पता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। यूएसएसआर बढ़ा यार, अमेरिका बढ़ा, यही तो चल रहा था। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो किसी भी गुट में या किसी भी अलायंस में शामिल नहीं, आपको पता है। तो भारत की विदेश नीति का, भारत जब आजाद हुआ और भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा मेन जो पहलू था, मेन एस्पेक्ट था, वो था गुट निरपेक्षता की नीति या नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। ये क्या थी आप लोग को पहले ही पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। कि भारत जब आजाद हुआ तो 5 देशों का नाम याद रखिएगा। भारत, इंडोनेशिया, ठीक है, मिस्र, घाना और यूगोस्लाविया, ठीक है। ये 5 देश थे, 5 के अलग अलग लीडर थे। आपने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा होगा, दो ध्रुवीयता का अंत या जो भी था, 5 जो देश थे और उनके बारे में जिस पढ़ा होगा। इन 5 देशों ने मिल करके, और ये देश भी अभी ही आजाद हुए थे, भारत के साथ साथ ही आजाद हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुए थे। तो इन्होंने और जवाहरलाल नेहरू भी थे, इन लोगों ने मिल करके क्या किया कि गुट निरपेक्ष एक संगठन बनाया। नेम आपको पता है, नेम ऑर्गेनाइजेशन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इसका सबसे बड़ा पर्पस ये था, उद्देश्य ये था, मेन सिद्धांत ये था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम सब लोगों से दरकिनार रहेंगे। ना तो अमेरिका को दोस्त बनाएंगे, ना यूएसएसआर को दुश्मन, बीच में रहेंगे, मध्यम मार्ग अपना के चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के देश के साथ कोई अगर बड़े देश अगर उसको दबा रहे हैं या उस पर अत्याचार कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हम शांत रहे, हम अपनी आवाज भी उठाएं। यही गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वर्ल्ड पॉलिटी या वर्ल्ड विश्व राजनीति से अपना मुंह मोड़ लेना, ठीक है। विश्व में जो चल रहा है हमको मतलब सब चीज से होगा, लेकिन इन दोनों गुटों में शामिल नहीं। और क्यों नहीं होंगे, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके पीछे लॉजिक दिया था कि अगर आजादी के बाद हम तो 200 सालों तक पहले ही गुलाम थे, हमारी विदेश नीति कैसी होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, हमारा शासन कैसे होगा, हम कैसे अपने सेना को मजबूत करेंगे, सोवर्जिनिटी या संप्रभुता का कैसे विकास करें। संप्रभुता का मतलब था, प्रभु मतलब मालिक और स्वयं मतलब खुद के मालिक। तो संप्रभुता मतलब कि खुद के जो स्वामी होते हैं या खुद अपना शासन चलाने वाले। तो इसकी रक्षा कैसे होगी? इसकी रक्षा तभी होगी जब विदेशी ताकतों से आप बिल्कुल भी उनके नियंत्रण में ना हो या उनके कंट्रोल में ना हो। और ये तभी हो सकता है जब एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग आपकी फॉरेन पॉलिसी। हमें मान लीजिए कि रसिया से रिलेशन अच्छे रखने हैं, अमेरिका से खराब नहीं करेंगे, और ये भी नहीं है ना कि रसिया से डर के कारण उनसे अच्छा रिलेशन रख रहे हैं। बिल्कुल, हम किससे क्या रिलेशन रखेंगे और क्यों रखेंगे? अगर हमको ईरान से पेट्रोलियम लेना है और अमेरिका ने उस पर दबाव बना रखा है हम पर कि नहीं आप उससे पेट्रोलियम मत लीजिए, मेरा दुश्मन है, तो अमेरिका दबाव नहीं बना, अमेरिका के दबाव में पड़ रहे हो, इसका मतलब कि आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, आप किसी के दबाव में हो। समझ रहे? तो वहीं पर आपकी संप्रभुता या सोवर्जिनिटी खत्म। बात समझ रहे? तो गुट निरपेक्षता की नीति यही थी। अब नेहरू की क्या भूमिका था गुट निरपेक्षता में? मेन तो नेहरू जी ही थे। देखिए, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति थी, जैसा कि आपको पता है भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ही इस पूरे के पूरे विदेश नीति का निर्माण किया और 1964 तक थे वो भारत में, ठीक है। 1946 से 64 तक वो थे भारत के। हाँ बिल्कुल। हमारी संविधान कैसे बने, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी,
बात हुई कि अब ये जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें लोग कौन होंगे और किस आधार पे चुने जाएंगे। तो सारे के सारे प्रांतों में चुनाव हुए और लोगों ने जिनको जिनको वोट दिया, ठीक है, 1946 में ही चुनाव हुआ था, वही लोग संविधान सभा में चुन करके आए। ठीक है, जैसे नॉर्मल इलेक्शन होता है उसी टाइप से इलेक्शन में चुन के आए थे। राजेंद्र प्रसाद भी चुने गए थे, जो अंतरिम जो था ना, क्या कहते हैं, कैबिनेट थी हमारी, उसमें वो भी एक मेंबर थे। ठीक है, लेकिन संविधान सभा जब बुलाएगी, जैसे कि आपको पता है हम लोग जितने भी एमपी का चुनाव करते हैं उसी में से एक लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, स्पीकर को। तो उसी तरह से राजेंद्र प्रसाद को भी चुना गया था। उसका जो क्या संविधान सभा का जो मुख्य चेयरमैन थे, मेन चेयरमैन वही थे, लेकिन कुछ बीमार रहने के कारण सबसे पहले है ना जो उपसभापति थे, जो उपाध्यक्ष जो थे संविधान सभा के, डेप्यूटी स्पीकर जिसको आप कह सकते हैं, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा इस बात को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पर बनाया गया था? क्योंकि पूरे के पूरे संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग और सबसे अधिक एजेड या ओल्ड एज जो भी कह सकते वही थे, इसलिए उनको कुछ दिन के लिए बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना, टेम्पररी। लेकिन जैसे ही जो क्या नाम है इनका, राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए तो फिर उन्हीं को बनाया। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे जवाहरलाल, क्या नाम है इनका, राजेंद्र प्रसाद। उनकी जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं था। और दूसरे में थे हमारे बी आर अम्बेडकर। आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो आदमी कितना इंटेलिजेंट। अब सोच भी नहीं सकते कि बी आर अम्बेडकर कितने ज्यादा इंटेलिजेंट। बड़ौदा रियासत के महाराज ने उनको अपने खर्चे पर जब देखा कि बच्चा बहुत पढ़ने में तेज, अमेरिका बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए भेजे, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा वो पढ़ करके आए थे और पीएचडी होल्डर थे। उसी 26 को पढ़ करके यहाँ 300 क्या कहते हैं 95 बना दिया ना। पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। छोटी मोटी बात मत समझिए, बहुत बड़ा काम था उनका। देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे, 3 मेन पर्पस थे। वो क्या था? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके जो आजादी पाई है, जो सॉवरेनिटी पाई है, संप्रभुता मतलब क्या? आजादी, इसको बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता मतलब कि जो भी हमारे अब देश के अंदर जितने भी स्टेट है उनको जोड़ करके रखना। ये नहीं है कि कोई टूट के वहां बढ़ जाए, कोई कहे कि हम अपना देश आजाद चाहते हैं, ऐसा ना हो। और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है इसमें? फोन में अगर स्क्रीन रिकॉर्डर हो तो ऐसे फिर भी नहीं। चिंता मत कर बहन, जैसे ही तुम लोग का ये पॉलिटी हिस्ट्री होने ही वाला है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ है ना, रॉकेट करते हैं, तुरंत हो जाएगा सिलेबस, कोई चिंता की बात नहीं। आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। साम्यवाद की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए रखे। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले नेहरू की खासी बढ़त हासिल की। देखिए, माना जाता था उस जमाने में, कोल्ड वॉर के समय से, कि दुनिया में 2 ही तरह का शासन है, या तो साम्यवादी या सोशलिस्ट है, और नहीं तो पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट, मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक। और इंडिया ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया था, और उस डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन करते थे दुनिया में, वो अमेरिका थे। तो सब लोगों का दबाव था। अम्बेडकर जी भी कह रहे थे, और ये जो आरएसएस हमारी पार्टी है उन्होंने भी कहा कि नेहरू जी को अमेरिका के साथ ही रहना चाहिए, अमेरिका से ही ज्यादा उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, अमेरिका से दूर नहीं हटना चाहिए। लेकिन नेहरू जी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर हम केवल एक ही तरफ झुक जाएं तो फिर वही, अगर आप अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हो तो अमेरिका की विदेश नीति के साथ साथ
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और इससे पहले वाले चैप्टर मैंने आपको समझा ही दिया था कि भारत ने कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं स्वीकार की थी, बताइए। हाँ तो ठीक है, फिर दूसरा ही मास्टर से पढ़िएगा। तुम बताओ भाई, तुम तो पढ़े थे ना, भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि पहले वो अपने देश को ठीक करना चाहते थे, उस टाइम वो आजाद थे। तुम बताओ। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर हमारे पास दो चॉइस था ना आजादी के समय, या तो हम सोशलिस्ट अपना लें नहीं तो कैपिटलिस्ट अपना लें, और नेहरू जी दोनों नहीं अपनाना चाहते थे। ये मिक्सर है ना, तो वो तो है, लेकिन क्यों मिक्सर है, हमने मिक्स क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया, ये तो क्वेश्चन है हमारा। क्योंकि कुछ कंपनीज को इंटरनेशनल पे भी है, उनको आमंत्रण भी दिया है ताकि भारत के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। देखिए, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ये जो दो खेमे हैं, दो खेमे मतलब कि दो जो ब्लॉक्स हैं, उनसे अपने आप को दूर बना के रखना होगा। लेकिन चैलेंज ये भी था कि दूरी कितनी, क्योंकि हमें दुश्मनी नहीं बोलना, मतलब कि हम ना तो अमेरिकी गुट में शामिल होंगे ना रशियन यूएसएसआर के सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे, लेकिन उनसे दुश्मनी भी नहीं बनानी है। बात समझ रहे हैं? और आप सोचिए, ये नेहरू की ही फॉरेन पॉलिसी थी जिसके कारण से बहुत बार बहुत सारे मामलों में ये कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के बीच में मध्यस्थ या एक मीडिएटर के रूप में इसने काम किया। आपको पता है वार्सा पैक्ट और नाटो क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, याद होगा आप लोगों को। नाटो जो कि अमेरिकी गुट, बिल्कुल अमेरिकी और वेस्टर्न यूरोपियन और ईस्टर्न यूरोपियन और जितने भी रशिया से जुड़े हुए थे वो वार्सा पैक्ट थे। तो भारत ने दोनों से अपने आप को अलग रखा। 1956 में ब्रिटेन ने जब स्वेज नहर पर अटैक किया, मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन या नेम ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मिस्र, कर्नल नासिर थे उस समय इजिप्ट के हेड नेहरू के समय, ठीक है, तो उन्होंने भी साथ दिया था। तो जब मिस्र पे अटैक किया गया, कर्नल नासिर बोल रहे थे कि ये मिस्र हमारा देश है, स्वेज कैनाल हमारे कंट्रोल में, हम जितना टैक्स चाहेंगे बढ़ाएंगे, जो चाहेंगे करेंगे। इस मामले को लेकर के ब्रिटेन ने अटैक कर दिया, क्योंकि स्वेज नहर बंद हो जाए या किसी तरह से रोक टोक हो जाए तो पूरे एशिया ही कट जाएगा यूरोप से, आप लोगों को बता रहे हैं। तो जब अटैक किया गया मिस्र पर ब्रिटेन के द्वारा, तो भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और अपना क्या कहते हैं प्रोटेस्ट दिखाया, और पूरे एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, विश्व मंच पे उसने इस विरोध को जताया। आपको उसके बाद और बताया कि सोवियत संघ ने हंगरी पर अटैक किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की, ठीक है। स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया, उन दोनों खेमों देशों की सहायता और अनुदान दी। अब देखिए, भारत ने, जैसा कि मैंने आपको बोला ही, दोनों से एक डिस्टेंस बना के रखा, लेकिन जहां जहां मौका मिला वहां पर आवाज भी उठाई। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक सदस्य और फाउंडर कंट्री था, संस्थापक देश था मिस्र, तो उस पर अटैक हुआ तो नेहरू ने आवाज उठाई। लेकिन वहीं रसिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा मित्र था, सोवियत संघ सबसे बड़ा दोस्त था, उसने हंगरी पर अटैक किया, यूरोप की कंट्री हंगरी, उस पर अटैक किया, भारत ने कोई आवाज नहीं उठाई। और इसी बैलेंस के कारण रसिया ने भी इसको अनुदान दिए, ठीक है, पैसे दिए, सहायता दिए विकास के लिए, और अमेरिका ने भी दिए। बात समझ रहे हैं ना? इसी को कहते हैं दिमाग। बस चाइना में फेल हो गया ये। भारत अभी बाकी विकासशील देशों की गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के डिकेड में भारत अमेरिका संबंधों में खटास पैदा हुआ। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। अब अगर अमेरिकन रिलेशन से देखा जाए
तो भारत चाहता था कि लगभग जितने भी छोटे छोटे देश आजाद हुए हैं वो गुट निरपेक्ष रहे, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना हुए। लेकिन पाकिस्तान तो जानी दुश्मन था, वो नाटो में शामिल हो गया, और नाटो में शामिल हो गया, और उसके बाद भारत का जो रिलेशन था रसिया से ज्यादा अच्छा था। तो अमेरिका और भारत के बीच के जो रिलेशन थे इस मामले को लेकर के ज्यादा खराब होने लगे। ठीक है, तो इसमें विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में नेहरू जी अमेरिका के साथ एक अच्छे रिलेशन को बनाए रखने में कामयाब नहीं हुए। देखिए, एफ्रो एशियाई एकता, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सब देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, यहाँ और वहां हर जगह। हो गया तुम्हारा? जादू को पेपर ही काट दिया मैंने बनाया, ये तो बस वार्म अप सेशन था। दोपहर में आप आएंगे, ये कल दे देना मॉडल। सर पाकिस्तान पहले शामिल हुआ था नाटो में या बाद में हुआ था? बाद में, फाउंडर कंट्री नहीं, बहुत बाद में हुआ था। देखिए, नाइनटीन और 1950 के डिकेड जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और अफ्रीका की एकता को बनाए रखने के लिए आवाज उठाई। वो चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका दोनों के दोनों महाद्वीप जो हैं, इसमें अधिकतर देश यूरोपियन और अमेरिकन देशों के उपनिवेश रहे, कॉलोनी रहे। ठीक है, और अगर ये दोनों देश एक हो जाएं तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो जितना बड़ा पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड मैन पावर है, उसके कारण क्या होगा कि हम लोग दुनिया में कोई हमको दबा नहीं सकता अगर हम लोग एक हो जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए एफ्रो एशियाई मतलब अफ्रीकन एशियन यूनिटी या एकता के लिए आवाज उठाई। इसकी बात की वो बहुत ही वकालत करते थे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला, जबकि अभी भारत की आजादी मिलने में 5 महीने शेष थे। नेहरू जी को ज्यादा जल्दी थी कि भाई आजाद होने से पहले ही एकता बनाई रखी जाए, क्योंकि 1940 के डिकेड से ही ये मामला स्टार्ट था। ठीक है, भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किया। ठीक है, भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद के विरोध का इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में। बांडुंग सम्मेलन 1955 बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके पास अगर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर भैया आपका ये है 68। कोई बात ना, रहेगा। इंडोनेशिया 1947 में आजाद हुआ नहीं, 1949 तक 19 चीन के साथ शांति और संघर्ष है ना, उससे ऊपर से 5वीं लाइन पे जाओ। बांडुंग सम्मेलन एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 दिख जाएगा। तो इंडोनेशिया की आजादी के लिए भी भारत ने आवाज उठाई, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। देखिए, भारत इतना ताकतवर तो था नहीं कि किसी देश को कहता वहां सेना भेज करके वहां से हमला करवा के उसको आजाद करवा देता, लेकिन इसके पास कूटनीतिक शक्ति थी, डिप्लोमेटिक पावर। अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा या कूटनीति के द्वारा ये दबाव बना सकता था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का दबाव बनाया जाता था। इसने उसमें काम किया। अफ्रीका में आपको अपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा, और वहां पे रंगभेद या एपार्थाइड सिस्टम था, उसके खिलाफ भी नेहरू जी ने बहुत आवाज उठाई। और 1990 के करीब ये चीज खत्म हुई वहां पर। बात समझ रहे हैं? देखिए, अफ्रीका और एशिया के एकता को बढ़ाने के लिए 1955 में
अफ्रीका के इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में, ठीक है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या हुआ था? आमतौर पर इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरण। अफ्रीका में जितने भी नए देश आजाद हुए थे और एशिया में भी जितने देश अभी अभी आजाद हुए थे भारत के साथ साथ, उन देशों के साथ भारत अपना एक कम्युनिकेशन या कांटेक्ट बना के रखना चाहता था। और उसका सबसे बड़ा जो एक ये इवेंट था वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस को कहा जा सकता है। अफ्रीका और एशिया, ठीक है। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था। अंडरलाइन, कूटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर के बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। कूटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, आपको पता है। चीन के साथ शांति और संघर्ष, आपका क्लास है 45 हो रहा है, कराएं आप, ले सकते हो क्लास, जाना है आपको? जी जा सकते हैं आप दोपहर में आ जाना टेस्ट देने के लिए भाई के साथ। कोई नहीं, हम लोग का सिलेबस वैसे भी आगे